दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ अपडेट्स इस वीडियो के अंदर और अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में और सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे जो इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें नई नई सी भी हो रही हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट आएगा ना वो आएगा निक वॉकर की ओर से, क्योंकि निक ने हाल ही में एक बड़ी चीज़ बोली है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने उस चीज़ को एक काफ़ी बड़े तरीके से लिया है, लेकिन वो एक बड़ी बात कैसे है मैं बताता हूँ। निक ने हाल ही में ये एक बयान दिया था 2 दिन पहले के कंडीशनिंग जो है वो गेम का नाम है। एक तरह से कंडीशनिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए और गेम के लिए भी, लेकिन अब फुलनेस चाहिए जजिस को आज के टाइम पे, और नेक्स्ट टाइम मैं फुलनेस ही लेकर के आऊँगा। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी और फिर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। तो निक वॉकर ने जो ये बात बोली है ना, मुझे लगता है बहुत ईजिली लोगों ने ले ली, बट निक के साथ एक चीज़ तो मैंने देखी है, जब जब जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ पिन पॉइंट करके दिखाते हैं। वो ऐसा एथलीट है। उन्होंने जब जब बोला है कि मुझे अपनी वेस्ट को स्मॉल करना, उन्होंने स्मॉल वेस्ट दिखाई, बाकायदा दिखाई है। और यहाँ पर इसके बाद में एक हार्ड, एक टाइट रिब्ड बॉडी उन्होंने इस बार आर्नोल्ड में ऐसी दिखाई जो आज से पहले कभी नहीं दिखाई थी। इनका एक बेस्ट पैकेज मैं तो पर्टिकुलरली मानता हूँ, और वो हमेशा कंडीशन फोकस्ड ही रहे हैं। तो कंडीशनिंग में कोई कटौती नहीं करी उस एथलीट ने, जब जो पैकेज चाहा वो लेकर आया। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं फुलनेस लेकर के आएंगे। अब देखो, निक के पास फुलनेस एक ओलंपिया में अच्छी थी, लेकिन तब भी वो एक कंडीशनिंग, एक फुलनेस का ही गेम, दोनों का गेम खेल रहे थे। इस बार ये करेक्ट एक फुलनेस पे अटक गए हैं और इनको पता है जजिस की आज डिमांड कैसी होती जा रही है। इनके लेग्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, जो एक्चुअली में स्मॉल थे अगर सैमसन दौदा के साथ में खड़े थे। इवन तो बहुत ज़्यादा हार्ड रिब्ड सेपरेटेड थे, लेकिन थे स्मॉल वो। इनके लैट्स की अगर बात करी जाए, ओवरऑल इनकी बॉडी उतनी ज़्यादा फुलनेस नहीं पकड़ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कंडीशनड थी। निक का वही एक टारगेट था, मैं कंडीशनिंग लेकर आऊँगा और आर्नोल्ड को जीत जाऊँगा, जो हो ना सका। अब ये क्लियरली जजिस की इस डिमांड पर आ गए हैं, फुलनेस मुझे पकड़ के चलनी है, और मैं सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एथलीट के लिए। अब ऐसा नहीं होगा अगर निक फुल आ रहे हैं तो बिल्कुल एक ऑफ कंडीशनिंग लेकर के आ जाएंगे ब्रेंडन करी टाइप। वो तब भी कंडीशनिंग को देखो, एक एथलीट ने अगर शुरू से कंडीशनिंग पकड़ी है ना, वो आगे तक भी पकड़ के ज़रूर चलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक मिक्स पैकेज इस बार लेकर के आएंगे ओलंपिया में, और मेरे हिसाब से एक फुल राउंड निक वॉकर को देखना हम सभी लोग चाहेंगे, क्योंकि अभी सैमसन दादा बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और मेरे हिसाब से और इम्प्रूव ही करेंगे ओलंपिया तक। तो निक को भी उस चीज़ का एक जवाब देना होगा, और वही चीज़ जो जजेस आज चाह रहे हैं वो चीज़ें लेकर के आनी ही पड़ेंगी। तो आई थिंक सही है अगर निक इसी तरीके की अच्छी फिजिक लेकर के आए जो अभी तक लाते आए हैं। अगर उनको प्लेसिंग भी सही नहीं मिलेगी ना, लोग तब भी उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, जैसे इस बार आर्नोल्ड के एंड में हुआ था। सब लोग चाह रहे थे निक वॉकर जीते, हालांकि सैमसन बहुत अच्छे एक एथलीट हैं, अच्छे विनर रहे। तो देखते हैं निक वॉकर कितना अपने आप को इस प्लान पे चला पाते हैं जिसकी उन्होंने बात करी। मेरे हिसाब से इतना वर्ड भी काफ़ी है, अगर उन्होंने लिख दिया तो कुछ सोच समझ के लिखा है, और अब इसी के ऊपर वो काम करते हुए नजर आएंगे अपने कोच मैट जेनसन के साथ। यहाँ पर जो टैरिक एल गिंडी है, जो कि ओलंपिया के आर्नोल्ड के जज हैं, उन्होंने हाल ही में एक और भी दोस्तों बात बोली। अपडेट अलग है, लेकिन मैं इसी में जोड़ करके आपको बताना चाहूँगा बिकॉज मिक्स हो जा रहा है इससे वो। और उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली कि अब जो ज़माना है ना, जिस तरीके के हम एथलीट्स देखना चाहते हैं, एक्चुअली में हम 1990 के ज़माने के एथलीट्स आज ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली कि अगर ये बिग रैमी और निक वॉकर इसी तरीके की शेप लेकर के आते रहे तो ये बॉक्सी शेप हम इसको कहेंगे, कंसिडर करेंगे, और साथ ही साथ में ये वाले एथलीट्स हार जाएंगे सैमसन दौदा जैसे एथलीट्स से, या फिर दूसरे राफेल ब्रांडो जैसे एथलीट से। अगर ये दोनों सैमसन और राफेल थोड़े से और इम्प्रूवमेंट्स ले आए तो ये उन लोगों को आज देखना चाहते हैं ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला नहीं था इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि हार्डी शुपन को कौन हरा सकता है, मैंने यही वाली लाइन रखी थी कि आज बॉडी बिल्डर्स में ना क्लासिक फिजिक देखी जा रही है, पर उनके पास में एक 3D राउंड शोल्डर्स भी होने चाहिए, उनके पास एक थिकनेस भी होनी चाहिए, पर उनकी वेस्ट लाइन, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लासिक चाहिए आज जजिस को। इसलिए बिग रैमी निक वॉकर को अब ये थोड़ा साइड में करते जा रहे हैं। तो वही वाली एक चीज़ है कि जजिस को चाहिए क्या, वो चीज़ आपको समझनी ही पड़ेगी। और स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज आज के टाइम पे ऐसी एक चीज़ बनती जा रही है जो कि आपके हाथ में नहीं है और आप कुछ ज़्यादा उससे कर नहीं सकते। तो कुछ नहीं पता इस बार के ओलंपिया में इसलिए क्या होगा। मैंने बताया ना, हर बार एक नया ओलंपिया चैंपियन हमें आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, और इस साल ये होता है जजिस सैमसन दौदा को जिता दे उनके स्ट्रक्चर, उनकी शेप के कारण, और हार्डी शुपन को भी पीछे करते हैं। तो कुछ नहीं मालूम फिलहाल। निक वॉकर जो है, देखते हैं ये किस तरीके से जजिस के इस माइंडसेट को समझ पाते हैं, जजिस की प्रायोरिटी को समझ पाते हैं, कैसी अपनी बॉडी उनके हिसाब से ला पाते हैं या नहीं। बाकी जजिस के अब इस हिंट से ये लग रहा है मुझे तो कि बिग रैमी के भी कम चांसेस हैं ओलंपिया का टाइटल वापस रिक्लेम करने के, क्योंकि फॉर श्योर बिग रैमी कोई 90s का लुक कैरी नहीं कर रहे हैं। वो लाइंस, वो सेपरेशन, वो डिटेलिंग कैरी अब नहीं कर रहे हैं, और फ्लॉज काफ़ी सारे हैं जजिस के अकॉर्डिंग। वो एक बॉक्सी शेप दिखा रहे हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसके बाद अगले अपडेट पे चलते हैं। तो सर्जियो ओलिवा जूनियर की हम बात करेंगे। सर्जियो ने देखो अभी जो उनके साथ में हुआ सारी की सारी चीज़ें बता दी, क्या दिक्कतें उनके साथ रही, एक्सीडेंट हो गया, एक इंसान की जान चली
चली गई उनकी वजह से, या ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि समय ख़राब चल रहा था और ऐसा एक हादसा हो गया, सर्जियो को जेल जाना पड़ा और सज़ा काट के आए। फिलहाल ये उन्होंने अभी फिजिक अपडेट अब शेयर करा, और पॉसिबली ये फिजिक अपडेट मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले का हो सकता है, जब ये प्रेप में थे, जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ऐसा हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने बोला था बिल्कुल कॉन्टेस्ट रेडी थे और तैयार कर रहे थे अपनी बॉडी को एक कॉन्टेस्ट में खेलने के लिए, पॉसिबली आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील, तो तब ये शायद ऐसे दिख रहे हो, या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अभी का इनका फिजिक अपडेट चल रहा हो। मालूम नहीं है, क्योंकि सर्जियो ने बताया नहीं है ये फ़ोटो कब की खींची गई है। यहाँ पर फिलहाल सर्जियो ने जो अपनी ये फिजिक दिखाई है ना, इसके लिए हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड, लोगों को पसंद नहीं आ रही है ये, आपको भी शायद नहीं आ रही होगी। काफ़ी ज़्यादा वेस्ट उनकी वाइड नज़र आ रही है इसमें, उनकी बॉडी काफ़ी पतली लग रही है, पतली मतलब फ्लैट लग रही है, वेस्कुलर ज़रूर दिख रही है लेकिन काफ़ी फ्लैट, काफ़ी स्मॉल वर्जन लग रहा है, बाइसेप्स भी छोटे लग रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वो प्रेप में चल रहे थे या चल रहे हैं अभी भी, तो बॉडी ऐसी ही दिखेगी। फ्लैट बॉडी किसी किसी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मेन चीज़ होती है जब बॉडी तैयार होती है ना, स्टेज रेडी होती है, तब फुलनेस भी पकड़ती है बॉडी, तब वो एक अलग फिजिक, अलग पैकेज बन जाता है। सर्जियो की अनफॉर्चुनेट चीज़ उनके साथ ये रही है कि उनके फादर के जेनेटिक्स जितने सुप्रीम थे ना, सर्जियो ओलिवा सीनियर के, वो जेनेटिक्स इनको मिल नहीं पाए। और ये चीज़ हमने देखी कि इनकी वेस्ट बहुत ही चौड़ी है, वही इनके फादर की वेस्ट एकदम छोटी थी। इनफैक्ट वो जाने जाते थे एक छोटी वेस्ट के लिए, लैट्स एकदम बड़े, और फिजिक में चेस्ट तो उनकी फूलती थी। तब के ज़माने में एथलीट्स की चेस्ट होती भी कुछ अलग ही किस्म की थी। तो सर्जियो को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि कुछ ज़्यादा खास ये कर नहीं पाए। एक प्रो करियर की अगर मैं बात करूँ 2017 से लेके 2023 तक, अभी तक भी सर्जियो ओलिवा कुछ अपना एक नाम कर नहीं पाए। वह इनके फादर 3 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके थे, तो ये एक चीज़ हुई। कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स इनकी फिजिक में हमें कभी भी नहीं दिखे। अब सर्जियो की अगर आप देखो तो शोल्डर्स, इस वाले पोज में इनके शोल्डर्स भी बहुत छोटे दिख रहे होंगे बिकॉज बॉडी बहुत फ्लैट है, लेकिन हमेशा से इनके शोल्डर्स कभी भी एकदम राउंडेड 3D नहीं नज़र आए, और वेस्ट इनकी हमेशा से थोड़ी वाइड रही है। आजकल डिमांड ही अलग चली गई है, अब तो क्लासिक फिजिक चाहिए जजेस को। तो आई थिंक सर्जियो अब बिल्कुल ही फिट नहीं होने वाले आज के सिनेरियो में। अगर टॉप रैंकिंग्स की बात करी जाए तो नहीं फिट होने वाले, और सर्जियो कभी भी अपने आप को एक टॉप रैंकिंग छोड़ो, एक मीडियम रैंकिंग के बॉडी बिल्डर्स के बीच में भी नहीं अपनी एक रेपुटेशन, अपनी एक जगह बना पाए, और बहुत ही कम कम्पीट भी करते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। ओलिवा के साथ क्या चल रहा है, क्या आगे होगा, ये वही जानते होंगे, क्योंकि एक चैम्पियन वाला माइंडसेट, एक बहुत ही फोकस्ड एथलीट हम इनको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी कहीं पे ही नज़र नहीं आती इनकी बॉडी में, और ना ही इनके कॉम्पिटिटिव करियर में, उस करियर स्पैन में। तो देखना होगा कम्पीट कब करते हैं। इस साल जहाँ तक है मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्पीट तो एक करेंगे, क्योंकि अभी मेंटली उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इस एक्सीडेंट की वजह से। फिज़िकली भी प्रॉब्लम्स थी, ये बता रहे थे। तो जैसे ही उन चीज़ों से रिकवर करेंगे, फटाफट से कम्पीट करना शुरू कर देंगे, फटाफट से तैयारी करनी शुरू कर देंगे। 2-3 महीने भी बहुत है, बस मेंटली एक बार ठीक होना है। होप फॉर द बेस्ट। सर्जियो एक अच्छा पैकेज दिखाए, वो कह रहे थे उनका ये बेस्ट पैकेज था इस बार की जो तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है ऐसा ही निकले, और स्टेज पे एक अलग बॉडी के साथ में हम सबको चौंकाए। अली बिलाल एक काफ़ी फेमस एथलीट हमारे यहाँ पे हमेशा रहते हैं, और इसलिए लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है कब कौन सा शो वो खेलने वाले हैं। तो फिलहाल उन्होंने ये बात बोली है कि वो खेलेंगे पिट्सबर्ग प्रो। 8 वीक्स पड़े हुए हैं और अभी इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अली हमेशा शेप में रहते हैं और कभी भी एकदम ऑफ, कभी भी ख़राब नहीं दिखते। अभी लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, और एब्स इनके अच्छे दिख रहे हैं, चेस्ट इनकी अच्छी दिख रही है, शोल्डर्स हमेशा पॉप करते हैं। एक ना थिकनेस है इनके शोल्डर्स में जो मुझे बहुत ही पसंद आती है। कहीं ना कहीं अली की फ़िज़ीक बहुत ज़्यादा चेंज्ड आपको नहीं दिखेगी पिछले साल से, बिकॉज़ वो लगातार ही खेलते रहते हैं, ऑफ बिल्कुल नहीं लेते हैं, इसलिए वो एक चेंज नहीं दिखने वाला। बैक जो इनकी है एक वीक पार्ट कहीं ना कहीं बन जाती है जब भारी एथलीट्स के आगे अपने से ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ भी इनकी इम्प्रूव हो सकती है अगर ये टाइम खुद को दे। फिलहाल कम्पीट करने का इनका प्लान है, अच्छे लग रहे हैं, कंसिस्टेंट लग रहे हैं, और इस तरीके से फिजिक दिखाई। आपको लगता है ये जीत पाएंगे पिट्सबर्ग प्रो जैसे कंपटीशन को? मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है लाइनअप पे डिपेंड करता है, लाइनअप अगर एवरेज रहा ना तो जीत जाएंगे अली बिलाल, क्योंकि अच्छी फिजिक रहती है इनकी, ओवरऑल जजेस को पसंद भी बहुत आती है और है भी इस लाइक। इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट आता है ब्लेसिंग के ऊपर। तो ब्लेसिंग ने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में रिवील कर दी हैं। वैसे हमें कुछ चीज़ें तो उनके बारे में पता ही थी, जैसे कि अपने कोच जो उनके जॉर्ज फेरा थे, लास्ट टाइम इन्होंने उन्हीं के साथ में प्रेप करी थी ओलंपिया 2022 की, अभी उनसे अलग हो चुके हैं। तो ब्लेसिंग ये बताते हैं कि आज ये अकेले ही अपना ऑफ सीज़न लगा रहे हैं, आज मतलब अभी कई हफ्तों से, कई महीनों से, और ये इनका बेस्ट ऑफ सीज़न है। ब्लेसिंग का ये भी कहना है कि इस वक्त पे ही कंज्यूम कर रहे हैं 7 से 8 हज़ार कैलोरीज, जो एक बॉडी बिल्डर के हिसाब से काफ़ी
काफ़ी अच्छा अमाउंट है। बॉडी बिल्डर्स आमतौर पे 4 से 5, 5 से 6 मैक्सिमम इतना ही करते हैं, लेकिन 7 से 8,000 कैलोरीज ये कंज्यूम कर रहे हैं। और क्यों ना करें, बिकॉज ये अभी 300 पाउंड से ऊपर के वज़न पे चल रहे हैं। तो आई थिंक उतना फिर वज़न के लिए इनको इतनी कैलोरीज रोज़ अपने बॉडी में इंजेस्ट करनी पड़ेंगी ही। ब्लेसिंग ने बोला उनका बेस्ट ऑफ सीज़न है आज तक का, बिना किसी कोच के। अगर एक एथलीट इतना क्लेम कर रहा है तो अच्छी चीज़, अच्छी बात है। और ये लैट स्प्रेड इन्होंने एक और बार अपना करके दिखाया, और इस बार इनका लैट स्प्रेड काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि मसल्स की जो बनावट है ना, इंसर्शन से बड़ा ही अलग सा है। ऊपर से एकदम से लैट्स बहुत ही वाइड है, और नीचे एकदम से वो वी शेप उस तरीके से आ नहीं पाती है। वेस्ट एकदम से छोटी हो जाती है नीचे एकदम से झटके से। तो वो चीज़ इनकी बनावट है वैसी है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ब्लेसिंग को देख करके लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छी थिकनेस ज़रूर पुट करी अपनी मसल्स में, अपनी बैक की मसल्स में। फ्रंट से इनके जो लेग्स है, हमेशा से इनका एक क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट रहता है, ये इम्बैलेंस उनके अंदर। लेकिन ब्लेसिंग अभी इतने ज़्यादा वजन पे है कि कुछ भी कमेंट करना ऐसे में मुश्किल होगा। और वेस्ट इनकी हमेशा ना अनकंट्रोलेबल लगती है इस वज़न पे, लेकिन जब ये एकदम शेप रेडी होते हैं तो उनकी कंट्रोल्ड वेस्ट ही इनकी एक यूएसपी बन जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो, इनका जो साइड से पोज मारते हैं ना एब्डोमिनल्स एंड थाई वाला, इनके ऑब्लिक्स, इनके जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हैं, इनके एब्स और इनके थाइज में क्रॉस ट्राइशन, बहुत ही अच्छा, हर एक मसल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा वजन पे है, काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स कर रहे होंगे इनके हिसाब से। पर पॉइंट मैं यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ वीडियो में कि आज जो हमारा मिस्टर ओलंपिया है ना, वो नहीं है 300 पाउंड्स के आसपास भी, और कभी पहुँचेगा भी नहीं। वो 230 पाउंड्स में मिस्टर ओलंपिया बना हुआ है। तो मेन चीज़ वही है, जजेस क्या देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। अगर एकदम मासिव इंप्रूवमेंट करोगे, एकदम से वेट गेन करोगे, मसल गेन करोगे, वो चीज़ें क्वालिटी लेकर के नहीं आ सकती आपके फिजिक में। तो यहाँ पर एक स्मार्टनेस की ज़रूरत पड़ती है। ब्लेसिंग किस तरीके से अप्रोच करते हैं अब इस गेम को, इस बदले हुए एरा को जो अचानक से अब बदल रहा है, एक ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहा है, किस तरह से ब्लेसिंग अपनी फिजिक को अब चेंज करेंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। कितना अच्छा एक क्लासिक फिजिक मेंटेन करते हुए और एग्जैक्टली अपने जो प्रपोर्शंस हैं उनको सही करेंगे, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं छोटा बड़ा होना बॉडी पार्ट्स को, उनको बैलेंस करेंगे। ये चीज़ें हैं मेन। फिलहाल ये इनका अपडेट था। ब्लेसिंग और अपने आप को भारी करते रहेंगे कुछ हफ्तों तक, उसके बाद फिर लीन डाउन और श्रेडिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे। तब देखते हैं कैसे लगते हैं एक न्यू ब्लेसिंग अवेदीवू। अब अगला अपडेट उस एथलीट पे आ जाता है जिसने अभी तक कोई प्रोफेशन छोड़ा नहीं है, चाहे आर्म रेसलिंग हो, चाहे पावर लिफ्टिंग हो, या फिर बात करूं अगर मैं बॉक्सिंग की या यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करने की, तो हर चीज़ कर चुके हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लैरी व्हील्स की। तो लैरी ने फिलहाल ये अनाउंस किया था, 10 तारीख को कर दिया था कि ये क्लासिक फिजिक में अब खेलने वाले हैं। और हाँ, इन्होंने पहले भी तो खेला था बतौर बॉडी बिल्डर, तो अब दोबारा से इनको याद आ गया और फिर से अब ये कम्पीट करने जा रहे हैं इसके अंदर। वैसे लास्ट टाइम लैरी ने 5 साल पहले खेला था और इस वाले शो को जीत भी लिया था, जिस एमेच्योर शो में खेल रहे थे। अभी इनकी फिजिक काफ़ी अलग है, काफ़ी बड़ा एक साइज ही कैरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लैरी व्हील्स पूरे साल कंडीशनड और एकदम हार्ड रहते हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हो, आर्म रेसलिंग कर रहे हो या फिर पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, ये एथलीट ऑफ नहीं होता, इनके ऊपर फैट नहीं चढ़ता। तो जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है ओवरऑल जो इनकी डाइट रहती होगी उस हिसाब से, या फिर इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता होगा पूरे साल। तो लैरी हमेशा एक जैसी शेप में दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, हार्ड दिखते हैं। तो अब इनका प्लान है यहाँ पर क्लासिक फिजिक डिवीजन में खेलने का। और लैरी आजकल कर रहे हैं दबा करके वैक्यूम शॉट्स हिट, क्योंकि उनको पता है क्लासिक के स्टैंडर्ड्स में सबसे पहली डिमांड यही मांगी जाती है, यही आती है। अभी इन्होंने बहुत ही तगड़ा वैक्यूम पुल करा रिसेंटली इस वाली फोटो में, तो इस चीज़ ने एकदम से अट्रैक्ट किया। चेस्ट इनकी एकदम भारी दिख रही थी अलग से, क्योंकि वैसे भी इनकी चेस्ट हैवी है। लैरी की ओवरऑल बॉडी अच्छी लगती है, जेनेटिक्स उनके ठीक है। पर क्या होता है ना, जब तक आप दूसरी चीज़ों में हो ठीक हो, लेकिन जैसे ही आए आप बॉडी बिल्डिंग खेलने, आप पूरे एक्सपोज हो जाते हो। एक एक बॉडी पार्ट को फिर इस तरह देखा जाता है ना कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक आपके अंदर फिर हद से ज़्यादा कमियां निकाली जाती है। और जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे अपना लेवल, प्रो बनोगे और ऊपर चढ़ोगे, तो उनमें कमियां आपकी और ज़्यादा ढूंढी जाएगी। लैरी अभी कितने टाइम करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग ये भी नहीं पता, किस दिन खेलेंगे, किस टाइम खेलेंगे, कुछ उन्होंने अनाउंस नहीं किया। बस खेलने वाले हैं ये हमें पता है। फिलहाल इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए अपडेट में मैंने इनके डाला, क्योंकि अब धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हाइप बिल्ड करेंगे। जिस भी शो में जाएंगे वो शो एकदम पॉपुलर कर देंगे और फिर इनके ऊपर सारी बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि आगे लैरी का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो देखते हैं अब लैरी बॉडी बिल्डिंग में कितने लंबे समय तक टिकते हैं। बाकी लास्ट टाइम जो उन्होंने करा था वो आज तक कोई नहीं कर पाया, मतलब कि 2 दिन पहले शो से इन्होंने 900 LB के स्क्वाट्स जो अटैम्प्ट करे थे। उस टाइम पे सिर्फ श्रेडेड नहीं थे, एक बॉडी ड्राई भी होती है, जॉइंट्स ड्राई होते हैं, आपके साथ कुछ भी इंजरी हो सकती है। लैरी को खुद नहीं पता था उन्होंने ऐसा क्यों करा, बस उनका मन था और वो कुछ अलग ही रिकॉर्ड इन्होंने बिल्ड कर लिया उस टाइम से। तो वो चीज़ बड़ी यूनिक इन्होंने करी थी और बेहद ख़तरनाक करी थी।
उसके बाद से इन्होंने ये चीज़ दोबारा नहीं करी, मतलब कंपटीशन से 2 दिन पहले। वैसे तो अटेम्प्ट करते रहते, कभी 925 किया, कभी किसी और वेट पे। अभी लैरी वील्स का ये है प्लान, मैंने कवर इसलिए किया बिकॉज अपना चैनल बॉडी बिल्डिंग का है, तो जैसे जैसे कम्पीट करते रहेंगे तब तक इनके मैं अपडेट्स डालता रहूँगा। अब दोस्तों अगला अपडेट आता है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। मैंने एक क्लिप ये अभी देखी और मुझे कसम से मज़ा सा आ गया ये चीज़ देख करके, क्योंकि हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं 2 टाइम 212 चैम्पियन शॉन क्लैरिडा, वो भी हैनी रैम्बॉट के साथ। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अगर हो जाए तो बहुत ही डेडली बन जाएगा, क्योंकि हैनी रैम्बॉट बेस्ट कोच माने जाते हैं इंडस्ट्री के, क्लैरिडा वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एथलीट माने जाते हैं। तो ये दोनों अगर साथ में काम करने लग जाए तो पता नहीं क्या ही हो। फिलहाल शॉन जस्ट एक ट्रेनिंग करने के लिए आए थे यहाँ पर हैनी रैम्बॉट के पास। हैनी वही अपनी टेक्निक्स इनके ऊपर भी आजमा रहे थे, वही सुपर सेट्स वाली, पहले केबल क्रॉसओवर, फिर पुशअप्स वो करवाते हैं। उसके बाद में फिर जो चेस्ट आपने मान लो अगर जो भी आपने बॉडी पार्ट ट्रेन करा है, फॉर एग्जांपल चेस्ट, तो उसको पंप करवाएंगे, स्क्वीज एंड होल्ड करवाएंगे उस पोज को। वो चीज़ें सारी उन्होंने क्लैरिडा पे करवाई। ये चीज़ें वो अपने एथलीट्स पे करते हैं। इनके ऊपर करते हुए देख करके मुझे एक्साइटमेंट सी आ गया कि यार ये इनसे मिलने आया, सही में इनके अंडर ट्रेनिंग करने आया। क्योंकि शॉन देखो हमेशा से मैट जेंसन के अंडर थे और हमेशा ही रहेंगे। उन्होंने जो अभी तक की बातें बोली हैं वो उनको नहीं छोड़ने वाले। पर हैनी रैम्बॉट के साथ में ये चीज़ें देखने में लगता है यार ये एथलीट अगर आ जाए इस कोच के अंडर तो फिर वैसे ही ऑलरेडी चैम्पियन है, पता नहीं अगली फिजिक क्या ही वो निकलवा के इनकी लेकर आएंगी। और जैसा आप देख रहे हो हैनी रैम्बॉट यही बारीकियां करवाते हैं, पेट को अंदर करवाया, साइड चेस्ट में थोड़ा माइनर सा उनको एडजस्टमेंट दे दिया। यही चीज़ें होती हैं, छोटा छोटा जो आप चीज़ों को निखारते हो आपको चैंपियन बना देती है। अब ये इंसान तो पहले से चैंपियन है, तो शॉन क्लैरिडा वैसे ही एक ग्रेट चैंपियन अभी तक के साबित हुए हैं। जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे ओपन में चाहे 212 में, किसी ऐसे ही कोच के अंडर आ जाए जो इतना ज़्यादा फोकस के साथ में अपने एथलीट्स के साथ में काम करे, जो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो फिर पता नहीं क्या ही बात हो जाए। खैर जो भी कर रहे हैं क्लैरिडा बढ़िया ही कर रहे हैं। इनका आने वाला एक पॉडकास्ट हैनी रैम्बॉट के चैनल पे आएगा, तो जैसे ही आएगा अगर कुछ इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग मुझे पता लगा मैं ज़रूर से अगली वाली वीडियो में उसको कवर करूँगा। बाकी अभी के लिए तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आपको क्या लगता है, क्या साथ में इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर मैट जेंसन के साथ में ही शॉन क्लैरिडा भी बढ़िया कर रहे हैं? क्योंकि वो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको लगता है उनको हैनी रैम्बॉट जैसे कोच के अंडर आना चाहिए? तो आप मुझे बताना ज़रूर। ये मेरे इसमें थॉट से मेरे हिसाब से आ जाए तो कोई मुझे परहेज नहीं है। खैर दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स बताओ, लिखो वीडियो के नीचे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था।